गाइज वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और इसमें क्या क्या इश्यूज हैं और क्या चैलेंजेस हैं इसको बनाने में। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में, ठीक है, जो कि बीएड में सब्जेक्ट है। मैं हूं अनिल कश्यप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंक्लूसिव क्लासरूम वो होता है जहाँ पे एक छत के नीचे सभी तरह के बच्चे पढ़ सकें, चाहे उसमें कोई डिसेबिलिटी हो चाहे ना हो। ठीक है, उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। इंक्लूसिव स्कूल में क्या होगा, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि किसी में डिसेबिलिटी है या नहीं है। इंक्लूसिवनेस का मेन मोटो क्या है कि उनको सभी बच्चों को सेम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना और एक लर्निंग एनवायरनमेंट देना ताकि सभी बच्चे एक छत के नीचे एक स्कूल में पढ़ सकें, ताकि उनकी जो पोटेंशियल है, उनकी क्षमता है, उनको बढ़ाया जा सके। ठीक है, और उनमें ये भावना ना आए कि वो किसी से अलग है या किसी से कम है। इंक्लूसिव स्कूल सभी तरह के बच्चों का स्वागत करता है, सभी तरह के बच्चों को एनकरेज करता है कि उनका एडमिशन हो। ठीक है, उसके लिए स्कूल्स में क्या होने चाहिए, तो टीचर क्या होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, स्पेशलिस्ट होने चाहिए, वहाँ पे हो सके तो साइकोलॉजिस्ट हो या टाइम टू टाइम उनका अरेंजमेंट कराया जा सके, और ऐसे वॉलंटियर्स हो, एनजीओज हो जो उनकी टाइम टू टाइम हेल्प कर सकें। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट क्या करेंगे, वो एज ए कम्युनिटी एज ए एनवायरनमेंट हेल्प करेंगे उनकी कोऑपरेटिव लर्निंग में। तो ये थी इंक्लूसिव क्लासरूम की डेफिनेशन कि सभी तरह के बच्चे एक छत के नीचे पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, स्कूल क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, वेलकमिंग एटीट्यूड होना चाहिए स्कूल्स में, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, जो क्यूरिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस है वो किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होना चाहिए। टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीचर ही है जो बच्चों को पढ़ाएगा और उन्हें एनकरेज करेगा हर एक चीज में। क्लासरूम प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए ये हम पढ़ेंगे, सपोर्टिव एड्स एंड मटेरियल्स कैसे होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी इंक्लूसिव क्लासरूम की या स्कूल की। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। स्कूल क्लाइमेट, स्कूल क्लाइमेट कैसा होना चाहिए कि स्कूल ऑलरेडी क्या है, बहुत डाइवर्स है, और इंक्लूसिव एजुकेशन में स्कूल कैसा होना चाहिए, उसमें सभी तरह की बेसिक एमिनिटीज होनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि स्कूल्स में इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा मिल सके। स्कूल्स में स्टाफ क्या होना चाहिए, बहुत ही हेल्पफुल होना चाहिए, बहुत कोऑपरेटिव होना चाहिए, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, सभी क्या करेंगे, बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी फ्रेंडली। ठीक है, अगर एडमिशन हो गया और स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो पढ़ाई करना उन बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गई, वहाँ पे डोर्स आ गए, रैम्प्स आ गए, जो फर्नीचर होगा वो एडजस्टेबल होगा। तो ये सब चीजें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इंक्लूसिवनेस को स्कूल में एनहेंस करेंगी ताकि बच्चों को उनके डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो सारा ध्यान अपना लर्निंग पे फोकस कर सकें। और ऐसे स्कूल में क्या होगा, एक रिसोर्स रूम होगा जहाँ पे उनके लिए सभी असिस्टिव एड्स एंड सपोर्टिव एड्स होंगी, जैसे ऑडियो विजुअल्स होगा, टेप रिकॉर्डर होगा, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर होगा, और वहाँ पे एक ऐसा स्किल्ड पर्सन होगा जो इनकी हेल्प कर सके। ठीक है, वेलकमिंग एटीट्यूड क्या है, वेलकमिंग एटीट्यूड है कि सभी तरह के स्कूल बच्चों को एडमिशन करने में और पार्टिसिपेट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ताकि उनकी जो लर्निंग है वो बहुत अच्छे से हो सके। बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा, वो सभी तरह की क्यूरिकुलर एंड को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। ऐसा क्यों किया जाएगा, ताकि बच्चों में एक सेफ्टी की भावना आए, उन्हें लगे कि सभी हमारी हेल्प करते हैं और हम किसी से अलग नहीं है या किसी से कम नहीं है। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होगा, अलायंस की भावना आएगी, कोऑपरेशन की भावना आएगी सभी बच्चों में, क्योंकि बच्चों को इतना भेदभाव का पता नहीं होता। उन्हें कौन सिखाता है भेदभाव, बच्चों को भेदभाव करना बड़े सिखाते हैं। बच्चों में नेचुरली ये सब चीज नहीं होती, उन्हें गलत और सही का मतलब बताना किसकी ड्यूटी है, टीचर्स की ड्यूटी है, और सबसे पहले पेरेंट्स की ड्यूटी है। तो इंक्लूसिव स्कूल या एजुकेशन में क्या होगा, एक कोऑपरेशन की भावना होगी, सभी एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ेंगे। चलिए थर्ड पॉइंट है पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट। पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि इन द एंड जो कोर डिसीजन मेकिंग बॉडी है बच्चे के लिए वो कौन लेगा, पेरेंट्स लेंगे। तो कोई भी काम करने से पहले पेरेंट्स की राय लेना या उन्हें बताना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को सभी तरह की एक्टिविटी, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो चाहे वो होम से रिलेटेड एक्टिविटी हो, उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, ताकि डिफरेंटली एबल बच्चों को मोटिवेशन मिल सके और उन्हें लगे कि सोसाइटी का एक इक्वल हिस्सा है। ठीक है, और इंक्लूसिव एजुकेशन की और क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि पेरेंट्स को भी साथ साथ गाइड किया जाना चाहिए। ठीक है, उन्हें उनके राइट्स बताने चाहिए, उन्हें उनके लॉ बताने चाहिए कि वो क्या क्या राइट्स एंड लॉ यूज कर सकते हैं उनके एनहेंसमेंट के लिए। ठीक है, और ये प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम चलाते रहने चाहिए ताकि पेरेंट्स को भी उनके बच्चों के लिए सभी राइट्स और लॉज का पता चल सके कि क्या क्या कानून है, क्या उनके लिए प्रावधान है, क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं। तो कैसे पता चलेगा, जब रेगुलर प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे
और बताया जाएगा कि किसके क्या अधिकार हैं और किसके क्या कानून हैं और क्या फैसिलिटीज गवर्नमेंट के जरिए उन्हें मिलती है। सपोज पोलियो वाले केस में क्या था, वो भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम था। अगर पोलियो प्रोग्राम ना चलाया जाता तो इस डिजीज को इरेडिकेट करना बहुत मुश्किल था। पता ही नहीं लगता कि पोलियो वैक्सीन क्यों जरूरी है। पोलियो को खत्म करना इसलिए संभव हुआ क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे प्रोग्राम चलाए गए, तो इसलिए प्रोग्राम्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। तो क्यूरिकुलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूरिकुलम कैसे डिजाइन होगा, वो डिजाइन होगा कि हर एक बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स क्या है। सपोज विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है तो उसकी नीड्स कुछ और होंगी, हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है तो उसकी नीड्स कुछ और होंगी, कोई लोकोमोटिव डिसेबल बच्चा है तो उसकी नीड्स कुछ और होंगी। तो क्यूरिकुलम में सभी चीजों को ध्यान रख के उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग क्यूरिकुलम डिजाइन किया गया है। और सभी स्कूल्स क्या फॉलो करेंगे, जो भी एनसीएफ की तरफ से गाइडलाइंस है वही चीज वो फॉलो करेंगे। और कोई अच्छी चीज है जो स्कूल फॉलो कर सकता है तो दे आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। पर बेसिक जो भी एनसीएफ के द्वारा की गई है वो उन्हें वो चीज तो उनके बेसिक लेवल पे फॉलो करना ही करना है। और बच्चों को हमेशा एनकरेज किया जाएगा कि वो क्यूरिकुलर एंड को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज में हमेशा पार्टिसिपेट करें, ठीक है, क्योंकि उन्हें मोटिवेट किया जा सके, उन्हें एनकरेज किया जा सके। और उनके अंदर जो भी हीन भावना है, जो भी उन्हें लगता है कि हम किसी से कम है, उस सबको दूर करना ही क्या है, पार्टिसिपेशन का क्या है, एक बहुत बड़ा मोटो है। देन फिफ्थ पॉइंट है रोल ऑफ टीचर्स। रोल ऑफ टीचर्स बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या है, टीचर्स को भी ट्रेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि वो इंक्लूसिव क्लासरूम को संभाल सके। टीचर का रोल क्या है, वो एक टीचर की तरह ही काम करता है और एक काउंसलर की तरह भी काम करता है। मतलब काउंसलिंग करता रहता है। जैसे हमें कोई दिक्कत होती तो टीचर्स कई बार पूछते थे ना कि क्या दिक्कत है यार, तुम पढ़ नहीं रहे हो, कोई घर पे दिक्कत, तो क्या कर रहा है, वो काउंसलिंग कर रहा है। तो इसलिए टीचर का रोल बहुत बड़ा है इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। टीचर्स को अगर कोई दिक्कत है तो एक्सपर्ट्स से और जो स्पेशल टीचर्स हैं जिन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है डिफरेंटली एबल बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो उनकी हेल्प ले सकते हैं और क्यूरिकुलम डिजाइन करने में ऐसे बच्चों के लिए उन्हें हेल्प मिलेगी। ये सब चीजें क्या करेंगी, किसी भी बच्चे की लर्निंग को एनहेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। चलो सिक्स पॉइंट है क्लासरूम प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। क्लासरूम प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, इनमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है और कोई एक्टिविटी हो सकती है। जैसे पीयर ट्यूटरिंग हमने पढ़ा था कि एक टीचर बना देंगे और दूसरे को ट्यूटी बना देंगे जो पढ़ेगा और एक पढ़ाएगा। पीयर बडी में क्या हुआ, इसमें कोई टीचर या ट्यूटी नहीं होता, इसमें दोनों बराबर में पढ़ते हैं कि तुझमें कोई कमी है मैं बता दूंगा, मेरे में कोई कमी है आप बता दोगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं बड़ी पीयर बडी ट्यूटिंग या लर्निंग। इसमें कोई भी ट्यूटर नहीं होता, ठीक है, ये वर्ड आप ऑमिट कर देना, इसको हटा देना। इसमें दोनों एक दूसरे की हेल्प से पढ़ते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग या ग्रुप लर्निंग, इसमें एक सभी बच्चे क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे कोई भी चीज सीखने में। देन आता है क्यूरिकुलर एंड को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज। हमेशा इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि उसकी जो मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो अच्छे से हो सके। क्लासरूम में और क्या होना चाहिए, उनमें एडजस्टेबल फर्नीचर होना चाहिए और हो सके तो स्मार्ट क्लास हो और प्रोजेक्टर्स हो। प्रोजेक्टर्स और स्मार्ट क्लास होना क्यों जरूरी, जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है उन्हें कोई भी चीज देख के आसानी से याद आ जाए, ठीक है, वो सीख जाए देख के। सपोर्टिव एड्स एंड मटेरियल्स, तो सपोर्टिव एड एंड मटेरियल्स ये भी होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो लर्निंग क्या होगी, थोड़ी टफ हो जाएगी। सपोर्टिव एड्स में क्या आ गई, अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसके लिए बिगर फॉन्ट्स की किताबें होना जरूरी है। अगर कोई पार्शली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है या चिल्ड्रन है तो उसके लिए बिगर फॉन्ट्स की किताबें होना जरूरी है ना, ताकि उसमें बिगर फॉन्ट्स हो, 12 पॉइंट से बड़े फॉन्ट हो, ताकि पार्शली विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है वो आसानी से देख सके। टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर होने चाहिए ताकि जो बोला जा रहा है वो आसानी से उसको सुन सके। ऑडियो विजुअल एड्स होनी चाहिए ताकि जो हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है वो आसानी से कोई भी चीज लर्न कर सकें देख के। रिसोर्स रूम होने चाहिए, रिसोर्स रूम में ये सभी चीजें होती हैं ताकि जो भी डिफरेंटली एबल बच्चा है वो रिसोर्स रूम में जाके आसानी से सीख सके और उसमें एक एक्सपर्ट जरूर होगा जो उनको सभी चीजों में हेल्प करेगा। साइन लैंग्वेज पूरे स्कूल में यूज होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज है। जैसे क्या कर सकते हो आप इसके लिए, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए हम ब्रेल में एनग्रेव करके सिग्नल्स बना सकते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि किसी रूम का कौन सा नंबर है, या कहीं पे लिफ्ट है तो वो कहाँ पे है, वाटर कूलर्स कहाँ पे हैं, टॉयलेट्स कहाँ पे हैं। तो इससे क्या होगी, ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प होगी। यूज ऑफ असिस्टिव एड्स जैसे कि टाइपराइटर, जैसे सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चों को क्या होता है उनमें लिखने में नॉर्मल पेन या पेंसिल पकड़ने में दिक्कत होती है तो वो टाइपराइटर्स का यूज कर सकते हैं। ब्रेल टाइपराइटर जो कि विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है वो यूज करेंगे। कंप्यूटर होने चाहिए, वो कोई भी यूज कर सकता है खुद प्रैक्टिस करने के लिए या उस पर कोई चीज सीखने के लिए। आईपैड्स हों ताकि अगर किसी बच्चे को लिखने में दिक्कत है तो वो आईपैड्स के जरिए हेडफोन लगा के कोई भी चीज सुन सकता है। ये सभी चीजें होनी चाहिए ताकि जो लर्निंग है वो बहुत ज्यादा एनहेंस हो सके। डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। नॉर्मली क्या है, ये सभी टेक्निक्स बहुत ज्यादा बच्चों को आजकल हेल्प कर रही हैं। तो ये सब थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की या इंक्लूसिव स्कूल की।
अब पढ़ते हैं हम इशूज एंड चैलेंजेस। ये मैंने एक स्लाइड पे बताने की कोशिश करी है, ठीक है। इशूज क्या हो सकते हैं? सबसे पहले है पेरेंट्स एटीट्यूड। पेरेंट्स एटीट्यूड क्या होता है, कई बार जैसे बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है पेरेंट, तो क्या करेंगे वो, उन्हें लगेगा कि हमारा बच्चा पढ़ के क्या करेगा, और पढ़ेगा तो उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें होंगी, उसकी फीस भरनी पड़ेगी। जो गरीब पेरेंट्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, उन्हें स्कूल ले जाना पड़ेगा। तो कई जगह क्या है, पेरेंट्स एटीट्यूड ऐसे बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देता, ठीक है। और अगर पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई भी एनजीओ या टीचर्स डिफरेंटली एबल बच्चों को हेल्प नहीं कर सकता। तो पेरेंट्स एटीट्यूड सुधारना सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस फ्रॉम रेगुलर स्कूल। कई बार क्या करते हैं, जो रेगुलर स्कूल हैं वो डिफरेंटली एबल बच्चों को एडमिशन नहीं करने देते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, वहाँ पे ऐसे टीचर्स ना हो जो इंक्लूसिव क्लासरूम को बढ़ावा दे सकें। तो ऐसे में रेगुलर स्कूल क्या है, एडमिशन के लिए मना कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्ट। चलो एक बार को क्या हुआ, रेगुलर स्कूल ने एडमिशन करवा भी लिया, पर अगर बच्चे का घर दूर है तो उसे क्या दिक्कत होगी, ट्रांसपोर्ट की दिक्कत होगी। ट्रांसपोर्ट, सपोज कोई व्हील चेयर पे आ रहा है, किसी में लोकोमोटिव दिक्कत है, तो ट्रांसपोर्ट में भी क्या है, सपोर्टिव एड्स होना बहुत जरूरी है। जो बसेस है वहाँ उनमें भी रैंप होना चाहिए, ताकि कोई बच्चा व्हील चेयर पे आ रहा है तो वो आसानी से बस के अंदर जा सके, ठीक है। तो कई जगह ये भी बहुत बड़ा कारण बनता है बच्चे को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना, क्योंकि सभी स्कूलों में बस नहीं होती, और अगर बस होती भी हैं तो वो फ्रेंडली नहीं होती डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए, ठीक है। देन है इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो एडमिशन भी होगा, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी है, पर इंक्लूसिव स्कूल बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर बच्चे का एडमिशन हो गया है तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को होगी। जो डोर्स होंगे वो वाइड होनी चाहिए, रैम्प्स होनी चाहिए हर एक एंट्रेंस पे, जो क्लासरूम है वो फ्रेंडली होनी चाहिए, जो फर्नीचर है वो एडजस्टेबल होना चाहिए, सपोर्टिव एड्स होनी चाहिए, असिस्टिव एड्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है इंक्लूसिव स्कूल बनाने के लिए। देन है अटेंशन फ्रॉम टीचर्स। चलो रेगुलर स्कूल में एडमिशन भी होगा, ट्रांसपोर्ट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पर अगर स्कूल में टीचर्स पोटेंट नहीं है, उनमें पोटेंशियल नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है इंक्लूसिव क्लासरूम को हैंडल करने के लिए, तब भी क्या है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि लास्ट में क्या है, टीचर ही बच्चों को पढ़ाएगा, और अगर टीचर प्रॉपरली ट्रेन नहीं है, उनमें ऐसे स्किल्स नहीं है कि वो इंक्लूसिव क्लासरूम को सपोर्ट कर सके, सभी बच्चों को आसानी से पढ़ा सके, तो इंक्लूसिव क्लासरूम बिल्डअप करना बहुत टफ है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट ये, उसके बारे में थोड़ा लिख दिया, सेकंड पॉइंट ये, इसके बारे में थोड़ा लिख दिया, तो आपका आंसर क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ओके, चलो इसी के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन खत्म हुआ, और इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक थी, जो भी इशूज थे, चैलेंज थे, वो खत्म हुए। इसमें एक पॉइंट और आता है कि फैक्टर्स क्या होने चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो जो हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा, तो वही सब होना चाहिए एक इंक्लूसिव एजुकेशन में, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और ना लिखना चाहो तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना भी लिख दोगे तो बहुत है ये। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, फीडबैक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन। चलिए लॉकडाउन में अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।